नमस्कार दोस्तों, मैं रोशनी कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को ज्यामिति से संबंधित कुछ तथ्य बताने वाला हूं। दोस्तों, ये आपको सीटेट के एग्ज़ाम में गणित सेक्शन में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल अदा करेगा। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहला पॉइंट है, ज्यामिति शब्द यूनानी शब्द जियोमेट्रिन से बना है। जियो का अर्थ होता है दोस्तों भूमि और मेट्रीन का अर्थ होता है मापना, यानी ज्यामिति का अर्थ हो गया भूमि को मापना। दूसरा पॉइंट है दोस्तों, महान गणितज्ञ यूक्लिड ने सर्वप्रथम अपनी पुस्तक एलिमेंट्स में सैद्धांतिक अवधारणाओं से संबंधित ज्यामितीय आकृतियों को संकल्पित तथा संकलित किया। तीसरा नंबर पॉइंट है, एक बिंदु वह है जिसका कोई भाषा नहीं होता। चौथा पॉइंट है, एक तल वह है जिसकी केवल लंबाई और चौड़ाई होती है। पांचवा नंबर पॉइंट है, प्रत्येक वस्तुओं के पृष्ठ या तल होते हैं। ये तल दो प्रकार के होते हैं, पहला समतल और दूसरा वक्र तल। छठा नंबर पॉइंट है दोस्तों, सपाट पृष्ठ को समतल कहते हैं और वक्राकार पृष्ठ को वक्रतल कहते हैं। आठवां पॉइंट है दोस्तों, दो बिंदुओं से होकर असंख्य समतल प्राप्त किए जा सकते हैं। तीन असंरेखीय बिंदुओं से एक और केवल एक ही समतल खींचा जा सकता है। अगला नंबर पॉइंट है दोस्तों, ज्यामिति गणित की वह शाखा है जिसमें बिंदुओं, रेखाओं, वक्रों, समतलों इत्यादि का अध्ययन होता है। भूमि के नाप संबंधी कार्यों के कारण गणित की इस शाखा का विस्तार हुआ है, इसलिए इस गणित को भूमिति भी कहते हैं। आरंभ में यह अध्ययन रेखाओं से घिरे क्षेत्रों के गुणों तक ही सीमित रहा, जिसके कारण ज्यामिति का नाम रेखा गणित भी है। अगला पॉइंट है दोस्तों, समतल में स्थित किसी एक बिंदु से उसी तल पर असंख्य रेखाएं खींची जा सकती है। और इससे अगला पॉइंट है दोस्तों, समतल में स्थित दो बिंदुओं से एक और केवल एक रेखा खींची जा सकती है और यह रेखा दो बिंदुओं के तल में होती है। समतल में दो बिंदुओं से जाने वाली रेखा का प्रत्येक बिंदु तल पर ही स्थित होता है। रेखा का कोई बिंदु तल से बाहर नहीं होता है। दोस्तों, ज्यामिति का अगला सेक्शन रेखा है, जिसको अंग्रेजी में लाइन कहते हैं। तो दोस्तों देखिए, रेखा किसे कहते हैं। रेखा एक चौड़ाई रहित होता है, इसमें चौड़ाई नहीं होता है, लंबाई होता है और जिसका दोनों विपरीत दिशाओं में विस्तार अपरिमित होता है। अपरिमित का मतलब होता है दोस्तों, इसकी कोई सीमा नहीं है, ये अनंत तक जा सकती है। दोनों साइड से इसे एरो चिन्ह के द्वारा दर्शाया जाता है और ये अनंत तक जा सकती है। अगला पॉइंट है, रेखा में कोई भी अंत बिंदु नहीं होती है। रेखा के किसी भी भाग को रेखाखंड कहते हैं। अगर उस रेखा से किसी भाग को काट लेंगे तो रेखाखंड कहलाएगी, जिसमें दोनों ओर अंत बिंदु होगा। यानी रेखाखंड में अंत बिंदु होगा, लेकिन रेखा में अंत बिंदु नहीं होता है। एक सीधी रेखा ऐसी रेखा है जो स्वयं बिंदुओं के साथ सपाट रूप से स्थित होती है। ज्यामिति में रेखा से अभिप्राय संपूर्ण रेखा से होता है, न कि उसके किसी एक भाग से। समतल में एक बिंदु से जाने वाली असंख्य रेखाएं खींची जा सकती है। दो बिंदुओं से होकर केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है और तीन बिंदुओं से होकर रेखा तभी खींची जा सकती है जब तीनों बिंदु संरेख हो। अगला पॉइंट है दोस्तों, एक ही समतल में स्थित दो रेखाएं या दो परस्पर प्रतिच्छेदन करती है अथवा समांतर होती है। दोस्तों, एक ही समतल में स्थित दो रेखाएं या तो परस्पर प्रतिच्छेदन करेगी या समांतर होगी। अगला पॉइंट है, वे रेखाएं जिनके बीच की दूरी प्रत्येक जगह समान होती है। ऐसी रेखाओं को आगे बढ़ाने
पर या पीछे बढ़ाने पर वे एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है, समांतर रेखाएं कहलाती हैं। समांतर रेखाओं को आगे या पीछे कहीं भी बढ़ाएंगे तो उनके बीच की दूरी हमेशा समान रहेगी, यानी एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करेगी। अगला पॉइंट है दोस्तों, ऐसी दो प्रतिच्छेद करने वाली रेखाएं जिनके बीच का कोण 90 डिग्री होता है परस्पर लंब रेखाएं कहलाती है। यानी दो रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी और इन दोनों के बीच का कोण 90 डिग्री हो तो एक दूसरे पर लंब कहलाती है। अगला पॉइंट है दोस्तों, किरण रेखा का एक भाग है। यह एक बिंदु से प्रारंभ होती है तथा इसमें केवल एक ही दिशा होता है, यानी एक साइड एरो रहेगा। किरण को तीर चिन्ह से निरूपित किया जाता है। इसका एक बिंदु फिक्स रहता है और दूसरा बिंदु जिस दिशा में जाएगा उसको डिनोट करेगा, और ये फिक्स नहीं रहता है, अनंत तक जा सकता है। अगला पॉइंट है दोस्तों, किरण में केवल एक ही अंत बिंदु या निगमन बिंदु होता है। अब अगला टॉपिक है दोस्तों कोण, जिसे अंग्रेजी में एंगल के नाम से जाना जाता है। उभयनिष्ठ प्रारंभिक बिंदु वाली दो किरणों से बनी आकृति को कोण कहते हैं दोस्तों। कोण को बनाने वाली दोनों किरणें भुजाएं कहलाती हैं। कोण तीन प्रकार के होते हैं। पहला न्यून कोण, दूसरा नंबर समकोण और तीसरा नंबर अधिक कोण। तो दोस्तों देखिए, न्यून कोण क्या है? वह कोण जिसकी अंशीय माप 0 डिग्री से अधिक हो तथा 90 डिग्री से कम हो, उसे न्यून कोण कहते हैं। अर्थात वैसा कोण जो 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में होगा उसे न्यून कोण कहेंगे। जैसे दोस्तों देखिए, यहाँ 50 डिग्री है जो 0 डिग्री से बड़ी है और 90 डिग्री से छोटी है, इसलिए 50 डिग्री न्यून कोण हुआ। 80 डिग्री भी 0 डिग्री से बड़ी है और 90 डिग्री से छोटी है, इसलिए 80 डिग्री भी न्यून कोण हुआ। अब अगला है कोण समकोण। वह कोण जिसकी अंशीय माप ठीक 90 डिग्री होती है उसे समकोण कहते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ एक कोण बनाया गया है जिसकी माप है 90 डिग्री, तो यह समकोण हुआ। अधिक कोण, वह कोण जिसकी अंशीय माप 90 डिग्री से अधिक किंतु 180 डिग्री से कम होती है उसे अधिक कोण कहते हैं। यहाँ दोस्तों दो कोण दिखाया गया है, एक की माप है 150 डिग्री और दूसरी की माप है 100 डिग्री। दोनों की माप 90 डिग्री से बड़ी है और 180 डिग्री से छोटी है, इसलिए यहाँ पर दोनों कोण अधिक कोण कहलाएगी। अगला कोण ऋजु कोण होता है दोस्तों। देखिए, ऋजु कोण किसे कहते हैं? वह कोण जिसकी अंशीय माप 180 डिग्री हो उसे ऋजु कोण कहते हैं। उससे अगला पॉइंट है दोस्तों बृहत कोण। वह कोण जिसकी अंशीय माप 180 डिग्री से अधिक हो लेकिन 360 डिग्री से कम हो उसे बृहत कोण कहते हैं। जैसे यहाँ पर दो कोण लिए हैं, एक है 220 डिग्री और दूसरा है 330 डिग्री। दोनों कोण की माप 180 डिग्री से बड़ी है और 360 डिग्री से छोटी है, इसलिए दोनों कोण 220 डिग्री और 330 डिग्री यहाँ पर बृहत कोण कहलाएगी। अगला पॉइंट है दोस्तों शून्य कोण। यदि किरण को घुमाए बिना इसकी प्रारंभिक और अंतिम स्थितियां समपाती हो तो इस प्रकार बने कोण को शून्य कोण के नाम से जाना जाता है। अगला पॉइंट है दोस्तों संपूर्ण कोण। यदि कोई किरण अपने प्रारंभिक बिंदु के परितः एक बार पूरा घुमाने के बाद अपनी प्रारंभिक स्थिति के संपाती हो जाए तो इस प्रकार बने कोण को संपूर्ण कोण कहते हैं। संपूर्ण कोण का मान 360 डिग्री होता है। दोस्तों अगर जहाँ से घूमना स्टार्ट करे और घूमते 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 पुनः उसी बिंदु पर पहुँच जाए, यानी एक चक्कर मार दे, तो इस प्रकार बने कोण को संपूर्ण कोण कहेंगे और 360 डिग्री का कोण बनेगा। अगला पॉइंट है आसन्न कोण। ऐसे कोण युग्म को जिनका एक उभयनिष्ठ शीर्ष हो और उनकी उभयनिष्ठ भुजा के विपरीत और भुजाएं OA तथा OC स्थित हो आसन्न कोण या संलग्न कोण कहते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों OB उभयनिष्ठ बिंदु है और OC और OA यहाँ जो है दोनों ओर स्थित है, इसलिए ये दोनों कोण AOB और कोण COB एक दूसरे का आसन्न कोण कहलाएगा।
अगला पॉइंट है दोस्तों शीर्षाभिमुख कोण। जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है तब इनमें बने दो कोणों को जिनमें कोई भुजा वायनिष्ठ न हो को शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। यानी दोस्तों दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है तो आमने सामने का कोण शीर्षाभिमुख कोण कहलाता है और आमने सामने का कोण बराबर होता है। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए हम कोण को 1, 2, 3 और 4 से डिनोट किए हैं। एक के सामने का कोण है 3, तो एक का शीर्षाभिमुख कोण 3 कहलाएगा, या 3 का शीर्षाभिमुख कोण 1 कहलाएगा। और फिर दोस्तों 2 के सामने है 4 या 4 के सामने है 2, तो 2 और 4 एक दूसरे का शीर्षाभिमुख कोण कहलाएगा। और ये दोनों बराबर होगा, शीर्षाभिमुख कोण एक दूसरे के बराबर होता है, इसलिए कोण 2 बराबर कोण 4 होगा और कोण 1 बराबर कोण 3 होगा, और ये दोनों शीर्षाभिमुख कोण कहलाएगा। अगला पॉइंट है दोस्तों कोटिपूरक कोण। यदि दो कोणों का योगफल 90 डिग्री हो तो ऐसे कोणों को एक दूसरे का कोटिपूरक कोण अथवा केवल पूरक कोण कहते हैं। पूरक कोण या कोटिपूरक कोण कहते हैं दोस्तों यदि दो कोणों का योगफल 180 डिग्री, यदि दो कोणों का योगफल केवल 90 डिग्री हो तो एक दूसरे का पूरक या कोटिपूरक कहलाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों दो एग्जाम्पल लिए हैं, एक 40 डिग्री है और दूसरा 50 डिग्री है, और दोनों का योगफल 90 डिग्री हो रहा है, इसलिए दोनों एक दूसरे का पूरक या कोटिपूरक कोण है। और दूसरा एग्जाम्पल है दोस्तों 30 डिग्री और 60 डिग्री, दोनों का योग करने पर 90 डिग्री प्राप्त हो रहा है, इसलिए 30 डिग्री और 60 डिग्री दोनों एक दूसरे का पूरक या कोटिपूरक कोण कहलाएगा। और तीसरा नंबर एग्जाम्पल है दोस्तों कोण बना करके लिए हैं, देखिए 55 डिग्री और 35 डिग्री दोनों का योगफल 90 डिग्री हो रहा है, इसलिए दोनों एक दूसरे का कोटिपूरक या पूरक है। और अगला एग्जाम्पल है 64 डिग्री और 26 डिग्री, दोनों को जोड़ने पर 90 डिग्री हो रहा है, इसलिए दोनों एक दूसरे का कोटिपूरक या पूरक कोण कहलाएगा। अगला पॉइंट है दोस्तों समपूरक कोण। यदि दो कोणों का योगफल 180 डिग्री हो तो ऐसे कोणों को एक दूसरे का समपूरक कोण कहते हैं। जैसे 40 डिग्री और 140 डिग्री दोनों को जोड़ने पर 180 डिग्री हो रहा है, इसलिए दोनों कोण 40 और 140 एक दूसरे का समपूरक कोण कहलाएगा। दूसरा एग्जाम्पल है 30 डिग्री और 150 डिग्री, दोनों को जब जोड़ेंगे तो 180 डिग्री प्राप्त होगा और दोनों कोण एक दूसरे का समपूरक कोण कहलाएगा। अगला एग्जाम्पल है दोस्तों 113 डिग्री और 67 डिग्री, दोनों को जोड़ने पर 180 डिग्री प्राप्त होता है, इसलिए 113 डिग्री का समपूरक कोण 67 डिग्री होगा और 67 डिग्री का समपूरक कोण 113 डिग्री होगा। और अगर उससे अगला एग्जाम्पल है 46 डिग्री और 134 डिग्री, दोनों को जोड़ने पर 180 डिग्री प्राप्त हो रहा है, इसलिए दोनों एक दूसरे का समपूरक कोण कहलाएगा। अगला टॉपिक है दोस्तों, अगला कोण का प्रकार है संगत कोण। यदि दो रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर विभिन्न शीर्षों पर बने दो कोण जिनमें एक अंतः क्षेत्र में दूसरा बाह्य क्षेत्र में होता है संगत कोण कहलाती है, और इनके मान आपस में समान होते हैं। दोस्तों जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है और इस प्रकार बने कोण में किसको संगत कोण कहेंगे। देखिए दोस्तों पहले तो हम कोण को 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 से डिनोट कर लेते हैं। तो देखिए ए और बी, यहाँ पर ए बी और सी डी दो समांतर रेखाएं हैं और एम एन एक तिर्यक रेखा इसे काट रही है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर कोण 1 और कोण 5 एक दूसरे का संगत कोण है, क्योंकि कोण 1 ऊपर में बना है और यहाँ पर ऊपर में कोण 5 है। फिर नीचे वाला कोण देखिए दोस्तों कोण 2 और कोण 6 एक दूसरे का संगत है। इसी प्रकार से कोण 4 और कोण 8 एक दूसरे का संगत है और कोण 3 और कोण 7 एक दूसरे का संगत है। और दूसरी आकृति में देखिए दोस्तों, दूसरी आकृति में कोण 1 और कोण 5 यहाँ पर भी संगत है, कोण 2 और कोण 6 संगत है, कोण 4 और कोण 8 एक दूसरे का संगत है, कोण 3 और कोण 7 एक दूसरे का संगत है। और संगत कोण एक दूसरे कोण के बराबर होता है। तो कोण 1 और कोण 5 बराबर होगा, कोण 2 और कोण 6 बराबर होगा, और कोण 3 और कोण 7 बराबर होगा, और कोण 4 और कोण 8 बराबर होगा, क्योंकि ये संगत है और संगत कोण बराबर होता है। अगला टॉपिक है दोस्तों कोण का एकांतर कोण। तो एकांतर कोण किसे कहते हैं, देखिए यदि दो रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो तिर्यक रेखा के विपरीत और कटान बिंदुओं पर अंतः क्षेत्र में बने कोण एकांतर कोण कहलाते हैं। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर ए बी और सी डी
दो रेखा है और एक तिर्यक रेखा MN इसे काट रही है। तो इस प्रकार बने कोण क्या क्या कहलाएगा दोस्तों? देखिए एकांतर कोण किसे कहेंगे? यहाँ पर कोण 1 और कोण 4, कोण 1 और कोण 4 देखिए दोस्तों एकांतर कोण है और एकांतर कोण भी बराबर होता है, इसलिए कोण 1 कोण 4 के बराबर होगा। और दोस्तों कोण 2 और कोण 3 एकांतर कोण कहलाएगा और ये कोण 2 और कोण 3 भी एक दूसरे के बराबर होगा। और दूसरी आकृति में भी दोस्तों कोण 1 और कोण 4 बराबर होगा और कोण 2 और कोण 3 बराबर होगा, क्योंकि ये एकांतर कोण है और एकांतर कोण भी एक दूसरे के बराबर होते हैं। अब दोस्तों कुछ निष्कर्ष है, निष्कर्ष को देखिए। यदि एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को काटती है तो संगत कोण बराबर होते हैं। दूसरा नंबर पॉइंट है दोस्तों, यदि एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को काटती है तो एकांतर कोण बराबर होते हैं। तीसरा नंबर पॉइंट है दोस्तों, यदि एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को काटती है तो तिर्यक रेखा के एक ओर के अंतः कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है, अर्थात ये कोण संपूरक होते हैं। तो यह दोस्तों यहाँ देख लीजिए, AB और CD दो समांतर रेखाएं हैं और MN एक तिर्यक रेखा है जो इसे काट रही है, और यहाँ पर कोण 1 और कोण 3 एक ही ओर के अंतः कोण है। तो कोण 1 और कोण 3 को जब जोड़ेंगे तो इसका मान 180 डिग्री होगा। इसी तरह से कोण 2 और कोण 4 एक ही ओर के अंतः कोण है और इन दोनों का योगफल 180 डिग्री होगा। चौथा नंबर पॉइंट है दोस्तों, यदि एक तिर्यक रेखा दो रेखाओं को काटती है तो ये दोनों रेखाएं तभी समांतर होगी जबकि संगत कोण बराबर हो, एकांतर कोण बराबर हो, तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोणों का योगफल 180 डिग्री हो। अब दोस्तों अगला नंबर पॉइंट है त्रिभुज से संबंधित। त्रिभुज का अंग्रेजी ट्रायंगल होता है दोस्तों। तो देखिए त्रिभुज के बारे में, कोण की दृष्टि से त्रिभुज के प्रकार। त्रिभुज को दो प्रकार से बांटा जाता है दोस्तों, एक कोण के आधार पर और दूसरा भुजा के आधार पर। हम जानते हैं दोस्तों त्रिभुज में 3 कोण होता है और 3 भुजा भी होता है। तो पहले देखिए हम कोण के आधार पे त्रिभुज को बांटेंगे। कोण के आधार पे त्रिभुज 3 प्रकार का होता है। पहला न्यून कोण त्रिभुज, दूसरा समकोण त्रिभुज और तीसरा अधिक कोण त्रिभुज। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों न्यून कोण त्रिभुज किसे कहते हैं? वह त्रिभुज जिसका प्रत्येक कोण न्यून कोण हो, अर्थात 0 डिग्री से बड़ी हो और 90 डिग्री से छोटी हो, उसे न्यून कोण त्रिभुज कहेंगे। दूसरा है समकोण त्रिभुज, वह त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण हो अर्थात 90 डिग्री का हो, उसे समकोण त्रिभुज कहेंगे दोस्तों एक पॉइंट याद रखिएगा, त्रिभुज में तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है, इसलिए केवल एक ही कोण समकोण हो सकता है। याद रखिएगा दोस्तों, एक ही कोण 90 डिग्री का हो सकता है या एक ही कोण 90 डिग्री से बड़ा हो सकता है, और बाकी कोण, अगर एक कोण 90 डिग्री हो गया तो बाकी कोण न्यून कोण होगा, और या एक कोण अधिक कोण हो गया तो बाकी कोण न्यून कोण ही होगा। अगला अधिक कोण का परिभाषा देखिए दोस्तों। अधिक कोण त्रिभुज वह त्रिभुज जिसका एक कोण अधिक कोण हो, अर्थात 90 डिग्री से बड़ा हो और 180 डिग्री से छोटा हो, उसे अधिक कोण कहेंगे। और यहाँ पे है अधिक कोण त्रिभुज, तो वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण अधिक कोण हो और बाकी दो कोण न्यून कोण हो, उसे अधिक कोण त्रिभुज कहेंगे। 3 रेखाओं से बनी एक बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं दोस्तों। यदि त्रिभुज का परिभाषा जानना है तो जान लीजिए, 3 रेखाखंडों से बनी एक बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। कोण के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के जान गए दोस्तों। अब जो है चलते हैं हम भुजा के आधार पर जानेंगे। अब देखिए दोस्तों, भुजाओं की दृष्टि से भी त्रिभुज के 3 प्रकार होते हैं। पहला नंबर है समबाहु त्रिभुज, दूसरा नंबर है समद्विबाहु त्रिभुज और तीसरा नंबर है विषमबाहु त्रिभुज। दोस्तों समबाहु त्रिभुज वह त्रिभुज है जिसकी तीनों भुजाएं समान होती है, उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। और एक बात याद रखिएगा दोस्तों, त्रिभुज की जितनी भुजाएं समान होगी उतना कोण भी समान होता है। तो यहाँ पे समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं आपस में समान हो रही है, इसलिए तीनों कोण भी समान होगा। और हम जानते हैं कि त्रिभुज में 180 डिग्री का कोण बनता है। यदि तीनों कोण समान है तो यहाँ पे 60 डिग्री 60 डिग्री और 60 डिग्री हो जाएगा तीनों कोण, क्योंकि तीनों मिलाने के बाद 180 डिग्री होना चाहिए। तो 60 60 60 करने पर तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री हो रहा है, इसलिए समबाहु त्रिभुज में 60 डिग्री का ही कोण बनता है। प्रत्येक कोण की माप 60 डिग्री होती है, ये याद रखना है। दूसरा नंबर समद्विबाहु त्रिभुज है दोस्तों। वह त्रिभुज जिसकी केवल 2 भुजाएं समान होती है उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। और याद रखिएगा, समद्विबाहु त्रिभुज की 2 भुजा समान होती है और 2 कोण भी समान होगा।
अगला नंबर त्रिभुज है विषमबाहु त्रिभुज। वह त्रिभुज जिसकी कोई भी भुजा समान नहीं होती है उसे विषमबाहु त्रिभुज कहेंगे। और विषमबाहु त्रिभुज में एक भी कोण एक दूसरे के बराबर नहीं होगा, क्योंकि यदि भुजा बराबर नहीं है तो कोण भी बराबर नहीं होगा। जितना भुजा बराबर होगा उतना ही कोण भी बराबर होता है। इस तरह से दोस्तों अब त्रिभुज में आगे बढ़ेंगे तो देखिए समरूप त्रिभुज, जिसको अंग्रेजी में सिमिलर ट्रायंगल कहा जाता है। तो दोस्तों समरूप त्रिभुज किसे कहते हैं? ऐसे त्रिभुज जो रूप में समान हो परंतु इनके आकार भिन्न भिन्न हो, समरूप त्रिभुज कहलाते हैं। दोस्तों रूप में समान होगा लेकिन आकार भिन्न भिन्न होगा तो उसे समरूप त्रिभुज कहेंगे। दो समरूप त्रिभुज कहे जाते हैं, जो दो त्रिभुज समरूप कहे जाते हैं यदि उनके संगत कोण बराबर हो, उनकी संगत भुजाएं अनुपातिक हो। तो दोस्तों देखिए समरूपता के नियम देख लीजिए दोस्तों। कोण 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 यानी ए समरूपता, अंग्रेजी में इसका फुल फॉर्म हो जाएगा एंगल 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 समरूपता। यदि दो त्रिभुजों के संगत कोण बराबर हो अर्थात दो त्रिभुज समान कोणिक हो तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। यहाँ पर दोस्तों देख लीजिए एक त्रिभुज ABC है और दूसरा त्रिभुज DEF है। कोण A और कोण D बराबर है, कोण B और कोण E बराबर है तथा कोण C और कोण F बराबर है। इसलिए ये दोनों आकृति, दोनों त्रिभुज एक दूसरे के समरूप होंगे। दूसरा नंबर देख लीजिए दोस्तों, कोण कोण या अंग्रेजी में ए समरूपता। यदि एक त्रिभुज के दो कोण बराबर हो और दूसरे त्रिभुज के संगत दो कोणों के बराबर होंगे तो ये दो त्रिभुज समरूप होते हैं। दोस्तों इसको फिर से एक बार देख लीजिए। यदि एक त्रिभुज के दो कोण दूसरे त्रिभुज के संगत दो कोणों के बराबर होते हैं तो ये त्रिभुज समरूप कहलाते हैं। तीसरा नंबर है भुजा 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 समरूपता, अंग्रेजी में इसे एस समरूपता कहेंगे। यदि दो त्रिभुजों की संगत भुजाएं अनुपातिक हो तो दोनों त्रिभुज एक दूसरे के समरूप होते हैं। चौथा नंबर पॉइंट है दोस्तों कोण कोण भुजा। सॉरी दोस्तों यहाँ पे लिखने में थोड़ा मिस्टेक हो गया है, भुजा कोण भुजा होगा। अंग्रेजी में से SAS यानी साइड एंगल साइड समरूपता कहते हैं। ये मिस्टेक से भुजा की जगह कोण लिखा गया है शुरू में, तो भुजा कोण समभुजा होगा, भुजा कोण भुजा समरूपता। यदि दो त्रिभुज में संगत भुजाओं का एक युग्म अनुपातिक हो और आंतरिक कोण बराबर हो तो ये त्रिभुज भी समरूप होते हैं। अब दोस्तों अगला टॉपिक है त्रिभुज से संबंधित त्रिभुजों की सर्वांग समता, अंग्रेजी में से कंग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स कहते हैं। सर्वांग सम त्रिभुज किसे कहते हैं दोस्तों? ये देखिए, यदि दो त्रिभुज आकृति और आकार में समान हो तो वे सर्वांग सम त्रिभुज कहलाते हैं। यहाँ पे दोस्तों देख लीजिए, आकृति में भी और आकार में भी पूर्ण रूप से समान होगा तो सर्वांग सम कहेंगे। आकृतियों की सर्वांग समता और समता दोस्तों, कंग्रुएंस एंड इक्वलिटी ऑफ फिगर। देखिए, यदि बिंदुओं से बनी दो ज्यामितीय वस्तुएं जैसे रेखाखंड, कोण, त्रिभुज, चतुर्भुज, बहुभुज इत्यादि आकार जिसको अंग्रेजी में शेप कहते हैं और माप जिसको अंग्रेजी में साइज कहते हैं, यानी आकार और माप में एक ही हो तो उन्हें सर्वांग सम कहते हैं। रेखाखंड AB और CD सर्वांग सम है तो इसे AB सर्वांग सम CD कैसे लिखते हैं दोस्तों? देख लीजिए, ये सर्वांग सम का सिंबल है, ऊपर में एक थोड़ा सा टेढ़ा सा लाइन रहता है और दो बराबर नीचे में रहेगा तो ये सर्वांग सम का चिन्ह है। तो AB सर्वांग सम CD यहाँ लिखा हुआ है। उसके बाद दूसरा पॉइंट है दोस्तों, कोण ABC और कोण DEF सर्वांग सम है तो इसे कैसे लिखेंगे? कोण ABC सर्वांग सम का चिन्ह और कोण DEF। फिर तीसरा पॉइंट है त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF यदि सर्वांग सम है तो इसे कैसे लिखेंगे? देखिए दोस्तों, त्रिभुज ABC और सर्वांग सम का चिन्ह लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे त्रिभुज DEF। रेखाखंडों की सर्वांग समता, कंग्रुएंस ऑफ टू लाइन। दो रेखाखंड सर्वांग सम होते हैं यदि और केवल यदि उनकी लंबाइयां बराबर हो। दोस्तों दो रेखाखंड सर्वांग सम कब कहलाएगी? यदि दोनों की लंबाई सेम हो, यानी मान लीजिए AB की लंबाई 4 सेंटीमीटर है और CD की लंबाई भी 4 सेंटीमीटर है तो दोनों रेखा AB और CD एक दूसरे के सर्वांग सम हुए। अगला पॉइंट है दोस्तों, दो कोणों की सर्वांग समता, कंग्रुएंस ऑफ टू एंगल्स। दो कोण सर्वांग सम होते हैं यदि और केवल यदि उनकी माप बराबर हो।
जैसे यहाँ पर देखिए दोस्तों एक एग्जांपल, कोण ए बी सी की माप 30 डिग्री है और कोण डी ई एफ की माप भी 30 डिग्री है, यानी दोनों कोण की माप एक ही है 30 डिग्री। इसलिए दोनों कोण ए बी सी और कोण डी ई एफ एक दूसरे के सर्वांग सम है। अब दोस्तों दो त्रिभुजों की सर्वांग समता देखेंगे। कंग्रुएंस ऑफ टू ट्रायंगल्स, त्रिभुज के अंग यानी पार्ट्स ऑफ अ ट्रायंगल। दोस्तों किसी त्रिभुज के 6 अंग होते हैं। यहाँ पर देखिए त्रिभुज एबीसी के 6 अंग निम्नलिखित हैं। त्रिभुज देख लीजिए, एबीसी नाम है इस त्रिभुज का, और 3 तो भुजा होती है। भुजा का नाम देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पर ए बी और बी सी और सी ए, ये 3 भुजा है। और 3 कोण देख लीजिए दोस्तों, कोण ए बी सी और कोण बी सी ए और कोण सी ए बी, ये 3 कोण हैं। तो इनके 6 अंग हो गए, 3 भुजा और 3 कोण। इसलिए त्रिभुज में कहा गया है कि 6 अंग होते हैं। अब दोस्तों सर्वांग समता के कुछ नियम देख लेते हैं। त्रिभुज में कौन कौन से नियम होते हैं सर्वांग समता के। तो पहला नियम है भुजा कोण भुजा, अंग्रेजी में से SAS फुल फॉर्म होता है साइड एंगल साइड सर्वांग समता कहते हैं। दो त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं यदि और केवल यदि एक त्रिभुज की 2 भुजाएं और उनके आंतरिक कोण दूसरे त्रिभुज की तदनुरूपी दोनों भुजाएं एवं आंतरिक कोण क्रमशः बराबर हो, तो एक दूसरे के सर्वांग सम कहे जाते हैं। सर्वांग समता का दूसरा नियम है दोस्तों कोण भुजा कोण, एंगल साइड एंगल सर्वांग समता। यदि एक त्रिभुज के 2 कोण और उनकी आंतरिक भुजाएं क्रमशः दूसरे त्रिभुज के 2 कोण और उनकी आंतरिक भुजा के बराबर हो, तो दोनों त्रिभुज एक दूसरे के सर्वांग सम होते हैं। तीसरा नंबर पॉइंट है दोस्तों कोण कोण भुजा, एंगल एंगल साइड सर्वांग समता। यदि एक त्रिभुज के 2 कोण और एक भुजा क्रमशः दूसरे त्रिभुज के संगत कोण और भुजा के बराबर हो, तो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं। चौथा नंबर पॉइंट है दोस्तों भुजा 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 सर्वांग समता, अंग्रेजी में से साइड 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 सर्वांग समता कहते हैं। यदि एक त्रिभुज की 3 भुजाएं क्रमशः दूसरे त्रिभुज की संगत 3 भुजाओं के बराबर हो, तो वे दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं। और 5वां नंबर पॉइंट है दोस्तों समकोण कर्ण भुजा, यानी राइट एंगल हाइपोटेनस और साइड, ये समकोण त्रिभुज में होता है दोस्तों। तो देख लीजिए यदि एक समकोण त्रिभुज का कर्ण और एक भुजा क्रमशः दूसरे समकोण त्रिभुज के कर्ण और संगत भुजा के बराबर हो, तो वे दोनों समकोण त्रिभुज एक दूसरे के सर्वांग सम होंगे। तो इस तरह से दोस्तों आज मैं ज्यामिति का पाठ यहीं पे समाप्त करता हूँ। ये पार्ट 1 था, अगला वीडियो बहुत ही जल्द लाएंगे। यदि आपको दोस्तों मेरा यह प्रयास अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।